क्या अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किए गए मूल अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में कहां पर परिभाषित किया गया है? क्या अनुच्छेद 30 के 1 के तहत अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार संपूर्ण या अबाध है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से 30 तक में किया गया है और इन दोनों अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। तो अनुच्छेद 29 के दो खंड हैं, एक अनुच्छेद 29 का 1 और दूसरा अनुच्छेद 29 का 2। अनुच्छेद 29 का 1 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अब सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जाता है। तो ऐसे वर्ग, ऐसे समूह या ऐसे समुदाय जिसकी संख्या कम हो तो उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। क्योंकि अल्पसंख्यक को दो भागों में जब विभाजित किया जाए तो अल्प का मतलब कम होता है और संख्यक का मतलब संख्या होता है। अब बात करें कि भारतीय संविधान दो आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करती है। एक धर्म के आधार पर जिसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है और दूसरा भाषा के आधार पर जिसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जाता है। तो ऐसे धार्मिक समुदाय जिसकी संख्या किसी देश, किसी राज्य या किसी क्षेत्र में कम हो तो वैसे धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया जाता है। अब अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में कुल 6 धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। कौन कौन? तो वह है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन। इन 6 समुदायों में से जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि बाकी 5 अन्य समुदायों को 1993 में ही अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। तो हमारे भारत में कुल 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे समूह या ऐसे वर्ग को कहा जाता है कि जिनकी मातृभाषा राज्य में बोली जाने वाली भाषा से भिन्न हो। अर्थात किसी राज्य में जिस भाषा को ज़्यादा बोली जा रही है तो अगर उससे कोई भिन्न भाषा हो जिसे कम बोला जा रहा है तो वह भाषा अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उसे ही भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। तो अनुच्छेद 29 के 1 के तहत क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 29 के 1 के तहत यह कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के सभी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग लिखा गया है
तो अल्पसंख्यक वर्ग को देखने से आप में से कई सारे लोगों के मन में यह लगेगा कि अनुच्छेद 29 के 1 के तहत जो अधिकार या जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं वह केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ही प्रदान किए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 29 के 1 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो केवल अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान नहीं किए गए हैं, बल्कि बहुसंख्यक को भी प्रदान किए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा गया है वह यह है कि नागरिकों के सभी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो नागरिकों के सभी अनुभाग का मतलब क्या हुआ कि नागरिकों के सभी वर्ग को, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग हो, तो दोनों को अनुच्छेद 29 के 1 के तहत संरक्षण प्रदान किए गए हैं, अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्या अनुच्छेद 29 के 1 के तहत या अनुच्छेद 29 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए वह केवल अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं, तो जवाब होगा नहीं, दोनों को प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि यह जो व्यवस्था हम लोग देखे अभी अनुच्छेद 29 के 1 के तहत, तो यह व्यवस्था एक वर्ग के, एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाषा के संरक्षण हेतु कोई भी नागरिक आंदोलन कर सकता है। अगर लगे कि उसके भाषा का संरक्षण, यानी भाषा जो है उनकी भाषा खतरे में है, तो वह अपने भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन कर सकता है। कोई भी नागरिक आंदोलन कर सकता है। अपने भाषा के संरक्षण के लिए कोई भी नागरिक राजनीतिक भाषण दे सकता है या राजनीतिक वादे उन्हें करने का अधिकार किसके अंतर्गत शामिल है, तो अनुच्छेद 29 के 1 के तहत शामिल है। और यह जो भी अधिकार है वह सभी अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करता है। कि कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है अपनी भाषा के संरक्षण के लिए या राजनीतिक भाषण दे रहा है या राजनीतिक वादे कर रहा है, तो वह सभी अधिकार ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 के 2 के बारे में। यह क्या कहता है कि इसके तहत यह कहा गया है कि राज्य निधि से पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 29 का 2 यह कहता है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका रख रखाव पूरी तरीके से या तो राज्य निधि से हो रहा है, मतलब जिसका रख रखाव पूर्ण रूप से राज्य निधि से हो रहा है, या फिर उस शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता राज्य निधि से प्राप्त की जा रही है, तो वैसे शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न के बारे में कि मान के चलिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, और ऑप्शन में अनुच्छेद 29 का 1 ना लिखकर सिर्फ अनुच्छेद 29 लिख दिया जाए, तो वह भी आंसर सही होगा। अगर बीपीएससी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चूंकि वहां ई ऑप्शन होता है, तो अगर अनुच्छेद 29 का 1 नहीं लिखता है, अनुच्छेद 29 उसके जगह हो, तो वह आप लगा कर आइएगा। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 29 के 2 के संदर्भ में भी कि अगर यह प्रावधान पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 29 के 2 के जगह अगर अनुच्छेद 29 रहे ऑप्शन में, तो अनुच्छेद 29 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। तो अनुच्छेद 30 के भी 2 खंड हैं, अनुच्छेद 30 का 1 और अनुच्छेद 30 का 2। आगे बढ़ने से पहले प्रश्न पर ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी अगर अनुच्छेद 30 के 1 के तहत जो प्रावधान है
तो पूछ लिया जाए कि यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, और ऑप्शन में अनुच्छेद 30 का 1 की जगह अनुच्छेद 30 रहे तो अनुच्छेद 30 आपको लगाकर आना है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 30 का 1 क्या कहता है। इसके द्वारा कहा गया है जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को, तो वह है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन या संचालन करने का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हो या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हो, तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की, अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने एवं उस शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अधिकार इन्हें अनुच्छेद 30 के 1 के तहत प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 के 2 के बारे में। इसके तहत क्या कहा गया है कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा कि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना या उसका प्रबंध अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, तो वैसे किसी भी शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए नोट करके 4 पॉइंट को लिखा गया है। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार है वह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अब चूंकि अभी हम लोग अनुच्छेद 29 पढ़े और वहां पर देखे थे कि अल्पसंख्यक वर्ग लिखा गया था, लेकिन यहां पर हम लोग यह जाने कि अल्पसंख्यक वर्ग लिखे जाने से सिर्फ यह अधिकार अल्पसंख्यकों को प्रदान नहीं किए गए हैं, बल्कि बहुसंख्यकों को भी प्रदान किए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत भी अल्पसंख्यक वर्ग शब्द आया है, लेकिन क्या है कि अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार है वह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में, मतलब भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द बोले या अल्पसंख्यक वर्ग शब्द बोले, तो इस शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब चूंकि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों के तहत अल्पसंख्यक वर्ग आया है, तो अगर प्रश्न पूछे कि क्या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित करती है, तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साफ यहां कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर चाहे 29 या 30 में ही अल्पसंख्यक वर्ग क्यों ना हो, शब्द क्यों ना हो, वह भी परिभाषित नहीं करता है। शब्द का प्रयोग करने से इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित कर रहा है, वह परिभाषित नहीं कर रहा है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है कि संविधान द्वारा केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान किया गया है, अन्य किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपके मन में चले कि जाति के आधार पर भी अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान किया गया होगा, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ भारतीय संविधान के द्वारा किन किन अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान किया गया है, तो वह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वह है कि अनुच्छेद 30 के तहत, यहां लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी अल्पसंख्यक वह अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो वह अपनी भाषा में
शिक्षा देने का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान किया गया है। आइए अब बात करते हैं तीन वाद के बारे में। इन तीन वाद में सबसे पहले वाद की बात करें तो वह है 2006 का वाद। इस वाद का नाम है सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी जोस वाद। यह वाद किससे संबंधित है? तो यह वाद संबंधित है अनुच्छेद 30 के 1 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान किए गए हैं उसी अधिकार से संबंधित यह वाद है। ऐसे तो इस अधिकार से संबंधित कई सारे वाद हैं, लेकिन अभी जो मान्य वाद हैं, जो लेटेस्ट वाद हैं, वह है 2006 के वाद। इस वाद के तहत यह सिद्धांत को स्थापित किया गया है कि अनुच्छेद 30 के 1 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन या संचालन करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, तो इस अधिकार के तहत किन किन अधिकार को शामिल किया गया है, तो उसी अधिकार के बारे में 2006 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। तो देखते हैं यह वाद किससे है। तो अनुच्छेद 30 के 1 के अंतर्गत जो अधिकार है, तो उस अधिकार में किन किन अधिकारों को शामिल किया गया है, तो कुल 4 अधिकार को शामिल किया गया है। तो पहले अधिकार की बात करें तो वह है अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार। शासी निकाय जिसे प्रबंध निकाय या प्रबंध समिति भी कह सकते हैं और इंग्लिश में गवर्निंग बॉडी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 30 के 1 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना करता है तो वह व्यक्ति संस्थापक कहलाएगा। तो इसका मतलब उस संस्थापक को अपनी शासी निकाय अर्थात अपनी गवर्निंग बॉडी चुनने का, ऐसी गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसे उस पर विश्वास हो कि वह शासी निकाय उनके शिक्षण संस्थान को अच्छे तरीके से संचालित करेगा, चलाएगा। तो किसी भी संस्थापक को, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत किसी भी संस्थापक को अपनी शासी निकाय चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है और यह अधिकार अनुच्छेद 30 के 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरे अधिकार के बारे में बात करें तो वह है शैक्षिक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार। शैक्षिक कहने का मतलब, शैक्षिक कर्मचारी का मतलब इसके अंतर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक या प्राचार्य आते हैं, अर्थात जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को शैक्षिक कर्मचारी या शिक्षण कर्मचारी कहा जाता है, टीचिंग स्टाफ कहा जाता है। जबकि शिक्षकेतर कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो जो शैक्षिक कर्मचारी से अलग होते हैं, जो शिक्षा देने का कार्य नहीं करते हैं, अर्थात नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे कहा जाता है। तो इन दोनों कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये दोनों कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे अधिकार के बारे में, तो वह है अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने एवं सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग संस्थान को अपनी पसंद के योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का अधिकार है एवं उसके साथ साथ एक सुसंगत मतलब उस अनुकूल शुल्क ढांचा यानी फी को जो है, फी का जो स्ट्रक्चर होगा वह भी स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा। अब बात करते हैं चौथे अधिकार के बारे में, तो वह है अपनी संपदा एवं परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। तो इसके तहत यह हुआ कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संपत्ति को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और यह सभी अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 30 के 1 के तहत शामिल किया गया। किस वाद के अंतर्गत? तो 2006 के वाद के अंतर्गत।
अब अगले वाद के बारे में बात करें तो अगले वाद को समझने से पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि कितने तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं। तो 3 तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं। पहला, ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य द्वारा आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो और राज्य द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो। दूसरा, ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे राज्य द्वारा मान्यता तो प्राप्त हो लेकिन राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो। तीसरे शिक्षण संस्थान ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जिसे राज्य द्वारा ना तो मान्यता प्राप्त हो और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो। तो यही 3 तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं। आइए अब इस वाद को समझते हैं। तो यह वाद है 2002 का वाद। इसका नाम है TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता है। अर्थात राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की प्रकृति एवं चरित्र में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य से या तो पोषित हो, यहाँ वर्ड लिखा गया था अनुच्छेद 29 के 2 के तहत, या तो वह राज्य निधि से पूर्ण रूप से पोषित हो, मतलब उसका राज्य द्वारा पूर्ण रूप से रख रखाव किया जा रहा हो, या राज्य द्वारा वह आर्थिक सहायता प्राप्त करता हो। तो वैसे शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जिसे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही हो, तो वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 29 के 2 के अधीन है। क्योंकि यहाँ देखिए साफ लिखा गया है कि राज्य निधि से पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को केवल इन आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त कर रही है, तब उसके प्रकृति एवं चरित्र में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा और उस तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल इन आधारों पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा कि वहां पर वो अपने अनुकूल किसी भी नागरिक को प्रवेश दे सकते हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़े भी हैं कि यह जो 2006 का वाद है। अब बात करते हैं अगले वाद के बारे में। तो वह है 2020 का वाद। उस वाद का नाम है मोहम्मद रफीक बनाम कोताई रहमानिया वाद। इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर लगे कि शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा की गुणवत्ता अगर वहां पर कम पड़ रही है, उत्कृष्टता कम पड़ रही है, तो उसे सुनिश्चित करने के लिए, उसे सही करने के लिए राज्य जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले सकती है, यानी वह कंट्रोल कर सकती, रेगुलेट कर सकती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर रही है, तो उन्हें इस तरह के विनियमन से स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अर्थात उस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में राज्य नियंत्रण नहीं कर सकती है। तो फिलहाल हम इसकी बात करें कि 2020 के तहत जो यह प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 के 1 के तहत
जो अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वह अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है। संपूर्ण या अबाध कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि उस अधिकार को रोका नहीं जा सकता है, उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 30 के 1 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किए गए हैं वह संपूर्ण या अबाध नहीं है। इसे दूसरे भी शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 30 के 1 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वह ना तो निरपेक्ष है और ना ही कानून से ऊपर है। और यह किस वाद के तहत कहा गया है तो 2020 के मोहम्मद रफीक बनाम कोताही रहमानिया वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो यही था अनुच्छेद 30 के तहत, अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत मूल अधिकार। थैंक यू।